नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फैक्चर तरुण यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं WPL के मैच नंबर 8 की, जो कि खेला जाएगा गुजरात जायंट्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स के बीच में। और ये मुकाबला होगा शाम को 7:30 बजे और खेला जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम चिन्नास्वामी स्टेडियम की कि इसके क्या रिकॉर्ड चल रहे हैं इस वेन्यू के। तो इस वेन्यू पे अब तक जो पिच है, इस पे कुल मिलाकर अब तक 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 1 मुकाबले में जीत हासिल हुई है और चेस करने वाली टीम ने 5 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। दोस्तों ये जो आंकड़े हैं वो आरसीबी और दिल्ली के बीच जो मैच हुआ था कल, वो नहीं है, उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं था जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। उसके आने के बाद ये मुकाबले 7 हो जाते हैं। अगर एवरेज स्कोर की मैं बात करूं तो इस वेन्यू पे 140 से 160 के बीच में औसत स्कोर बनता ही बनता है। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए वो यहाँ पे 173 रन है 6 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो 107 रन है 10 विकेटों के नुकसान पे। देखा जाए जिस हिसाब से इस वेन्यू पे अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, उनमें जो नतीजे आए हैं, उस हिसाब से एक बेहतरीन चेजिंग वेन्यू देखने को मिला है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पे 140 से 160 के बीच में ही स्कोर बना रही है, और जिसके चलते जो टीम चेस करने आ रही है वो आसानी के साथ इसको चेस कर ले रही है। और एक ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि मतलब जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग कर रही है वो अपने विकेट ज्यादा खो रही है। तो यानी कि आपको ये ध्यान में रख के टीम बनानी है कि जो टीम पहले बॉल करा रही है तो उसके बॉलर्स को आपको यहाँ ज्यादा तवज्जो देनी है, और जो टीम चेस करने आ रही है उसके विकेट यहाँ पे कम गिर रहे हैं, यानी सेकंड बॉलिंग कराने वाली टीम के बॉलर्स हमें थोड़े से कम लेने हैं। और एक बात और है यहाँ पे कि पेसर्स और जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स हैं, उनके मुकाबले यहाँ पे लेफ्ट आर्म पेसर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो हैं, उनको विकेटें ज्यादा मिल रही हैं। तो हमें ना लेफ्ट आर्म स्पिनर से भी थोड़ी तवज्जो ज्यादा देनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न। तो दोस्तों जो स्कोरिंग पैटर्न है इस वेन्यू का, उसमें 150 से कम का आंकड़ा यहाँ पे 3 बार बना है, 150 से 170 का आंकड़ा यहाँ पे 2 बार बना है, और 190 का स्कोर कोई भी नहीं यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो ये था वेन्यू का पूरा सीन। और ये देखिए फिरोजशाह चिन्नास्वामी स्टेडियम की फोटो। बाहर से कुछ ऐसा नजारा है, सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। इंडिया का एकमात्र ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है जो अपना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट सोलर एनर्जी के थ्रू यूज करता है। और ये अंदर से व्यू, क्या शानदार स्टेडियम है। बाउंड्रीज यहाँ पे छोटी हैं, छक्के लगाना आसान होता है, तो जो बैट्समैन छक्के लगाने में केपेबल होते हैं उनको आप अपनी टीम में जरूर से जरूर रखिएगा। अब आगे चलते और देख लेते हैं यूपी वॉरियर्स की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है प्रोबेबल। तो एलिसा हेली और किरण नविगिरे ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। यूपी ने इस वेन्यू पे 3 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ एक में उनको जीत हासिल हुई, जो लास्ट मुकाबला जीत के आ रहे हैं। तो मतलब मोमेंटम उनके साथ है और कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई लेवल पे होगा, क्योंकि इन्होंने हराया भी किसको है, सुपर जायंट जो है इस टूर्नामेंट में अभी तक की मुंबई इंडियंस, अच्छी खासी टीम को उन्होंने अच्छे खासे अंतर से मैच हराया था। और उसमें बहुत अहम भूमिका रही थी किरण नविगिरे की। इन्हें ओपनिंग करने के लिए पहली बार भेजा गया था, एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया था और कॉम्बिनेशन इनके लिए उस मुकाबले में तो फिट बैठा था। मुझे लगता है कि इस मुकाबले में भी यही कॉम्बिनेशन आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा। 3 नंबर पे आपको ताहिला मैगराथ दिखाई देंगे, फिर दिखाई देंगे ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा। इनको भी प्रमोट किया गया, तो दीप्ति शर्मा शायद 4 नंबर पे खेलने आई थी, तो उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। श्वेता शेरावत, दिनेश वृंदा, पूनम खेमनार, सोफिया क्लिस्टोन, राजेश्वरी गायकवाड़ और अंजलि सारवानी। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, एलिस हेलिस टीम की कैप्टन है, विकेट कीपिंग भी कर लेती हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है। किरण नविगिरे भी राइट हैंडेड बैट्समैन है। ताइला मैगराथ राइट हैंडेड बैट्समैन है, प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग भी कराती हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी और यूपी ने अपने प्रॉपर 5 बॉलर से बॉलिंग कराई थी, उसमें ताहिला मैगराथ शामिल नहीं थी। ये इनके पास छठा ऑप्शन है। अगर आप ताहिला मैगराथ तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की सोच रहे हो तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखना कि ये बॉलिंग नहीं डाली थी उन्होंने पिछले मुकाबले में। फिर ग्रेस हैरिस हैं जो राइट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड ऑफ स्पिनर भी हैं। दीप्ति शर्मा, इनकी जो ट्रम्प होती हैं वो है लेफ्ट हैंड बैटिंग करती हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी हैं। श्वेता शेरावत राइट हैंड बैट्समैन, दिनेश वृंदा राइट हैंड बैट्समैन है, पूनम खेमनार लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट आर्म बैट्समैन, सोफिया क्लिस्टोन लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, राजेश्वरी गायकवाड़ भी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं अगर यूपी वॉरियर्स पहले बॉलिंग करा रही है तो। अंजलि शर्वानी लाइट आर्म फास्ट इनके पास बॉलर है। तो ये था दोस्तों पूरा यूपी वॉरियर्स की प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं गुजरात जायंट्स की प्लेइंग 11 को। हालांकि दोस्तों गुजरात जायंट्स के लिए टूर्नामेंट अब तक अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले हैं और 2 के 2 मुकाबलों में इनको हार का सामना करना पड़ा है, और बहुत अच्छी खासी हार का। और लास्ट मुकाबला तो एक तरफा ही हार गई थी। पहले बैटिंग करने उतरी थी, बहुत कम टोटल पे आउट हो गई, तो शायद 11 या 12वां ओवर में ये हार भी गई थी वो मुकाबला। अगर मैं इनके ओपनिंग की बात करूं तो इनका भी ओपनिंग कॉम्बिनेशन कुछ सेटल्ड है नहीं। बेथ मुनी तो फिक्स रहती है ओपन करते हुए, बट इनके साथ पहले मुकाबले में वेदर कृष्णमूर्ति आई थी जो कि 0 पे आउट हो गई थी। फिर उन्होंने हरनील देव को ट्राई किया। अच्छी बैट्समैन है, अच्छी ऑलराउंडर है, बट थोड़ा स्लो खेलती हैं,
लास्ट मुकाबले में थोड़ा स्लो खेली, पर जहां एक्सिलरेट करना शुरू किया वहां ये रन आउट हो गई थी। उसके बाद फोर्प लिचफील्ड अभी तक अपने रंग में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी है। हालांकि गुजरात के बाद एक ओवरसीज ऑप्शन बचा है जो कि है लारा वोल्वरडेट, तो शायद वो यहाँ खेलती हुई आपको नजर आए। अगर वो खेलती हैं तो आप उनको अपनी टीम में पिक कर लीजिएगा क्योंकि वो अच्छी बैट्समैन है। फिर वेदा कृष्णमूर्ति बहुत मतलब टीम इंडिया में खेल नहीं रही है आजकल, वेटरन प्लेयर हैं, अच्छी प्लेयर हैं, वापसी कर रही है WPL से, बट उस रंग में नजर नहीं आई है। फिर आते हैं डायलन हेमलता। डायलन हेमलता की मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ये लंबे हिटे बहुत मारती हैं, पावरफुल खिलाड़ी हैं, लंबे हिटे मारने की काबिलियत रखती हैं, तो आप इनको चाहें तो अपनी टीम में एज अ रिस्की पिक ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में, बाकी जेल में तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। फिर बात करें एशले गार्डनर की, तो राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड ऑफ स्पिन कराती, अच्छे मतलब फॉर्म में भी लग रही हैं, तो ये तो फिक्स प्लेयर बनती है इस टीम से, और CVC की भी अच्छी ऑप्शन है। कैथरीन ब्राइस की मैं बात करूं, राइट आर्म मीडियम फास्ट राइट हैंड बैट्समैन, पावर प्ले में बॉलिंग कराती है, डेथ में एक आध ओवर डालती है, तो ये भी अच्छी पिक है। स्नेह राणा ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिन डालती है, राइट हैंड बैटिंग करती है। फिर बात करें तनुजा कनवार के, तो इस टर्म में प्रॉपर एक ही है जो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन डालती है, तो अगर गुजरात की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो भी ये मस्ट पिक बनती है, और सेकंड बॉलिंग कराती है तो भी ये मस्ट पिक बनती है। ली ताहू, ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट है, पावर प्ले में बॉलिंग कराती है, डेथ में बॉलिंग कराती है, तो ये और तनुजा खनवार ये दोनों तो मस्ट पिक बनती हैं। इनके साथ आप एशले गार्डनर को लेके चल सकते हैं। मेघना सिंह राइट आर्म मीडियम फास्ट अच्छी बॉलर है, स्विंग कराती, सीम कराती, बट अभी तक 2 मैचों में उतना कुछ खास प्रदर्शन ये कर नहीं पाई हैं। तो ये थी दोस्तों दोनों टीम की प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं पिच के क्या मिजाज है इस वेन्यू पे। हालांकि अगर आप क्रिकेट देखते हो, ड्रीम 11 खेलते हो, तो हम सभी जानते हैं कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए एक बेहतरीन विकेट है। यहाँ पे बल्लेबाजों को बहुत मदद मिलती है, पर वो मेंस क्रिकेट है। वुमेन्स क्रिकेट में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गेंदबाजों को भी मदद मिल रही है, बॉलर्स भी यहाँ पे हावी हो रहे हैं। खासकर जो टीम पहले बॉलिंग करा रही है वो यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम पे थोड़ा ज्यादा हावी हो रही है, और यहाँ पे पेसर्स को विकेटें उतनी नहीं मिल रही है जितनी स्पिनर्स को विकेटें मिल रही है। मतलब चिन्नास्वामी में अमूमन देखा नहीं जाता है, पहले तो चिन्नास्वामी पे विकेटें ही नहीं मिलती हैं, बट मिलती भी हैं तो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मिलती है क्योंकि बाउंड्री डायमेंशन छोटी हैं, प्लस महिलाओं के मुकाबले में वे और छोटी कर दी जाती हैं। तो बट यहाँ पे देखा ही जा रहा है कि बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिल रही है, वो भी स्पिनर्स को, और स्पिनर्स में भी हम थोड़ा और डीप जाए बाइफर्केट करें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को यहाँ पे ज्यादा हेल्प मिल रही है। तो आप लोगों के लिए यही एक आप लोगों की टिप है कि जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है उसके पहले तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को टारगेट करिए, फिर पेसर्स और फिर ऑफ स्पिनर्स को टारगेट करिए। बाकी मजा आने वाला है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, हाई स्कोरिंग मैचेस भी होंगे और हो भी रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देख लेते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड क्या सीन रहने वाला है, रहा है अब तक। दोनों टीमों में WPL ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, वो भी लास्ट सीजन खेले थे, इस सीजन तो भी आमने सामने टीम आएंगी पहली बार आज। उसमें से दोनों मुकाबले जो थे वो यूपी वॉरियर्स ने जीते हैं। अगर मैं क्लिनिकली बात करूं तो दोनों टीम का फॉर्म उतना अच्छा रिसेंट है नहीं, क्योंकि यूपी वॉरियर्स ने इस टूर्नामेंट में अब तक 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें से उन्हें 2 में हार मिली है, बट पिछला मुकाबला जो थे वो मुंबई के खिलाफ वन साइडेड जीत के आ रहे हैं, तो थोड़ा मोमेंटम ये लेके आ रहे हैं। वहीं मैं बात करूं गुजरात जायंट्स की, तो गुजरात जायंट्स ने अब तक इस वेन्यू में 2 मुकाबले खेले हैं और 2 के 2 उन्हें हार मिली है, 2 के 2 मुकाबलों में इस सीजन में। तो उनके लिए टूर्नामेंट की शुरुआत बिल्कुल खराब रही है। और जो आज का मुकाबला है वो बॉटम की ही 2 टीमों का है। दोनों टीमें उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, दोनों टीमों के लिए क्लिक की नहीं है, ना बैटिंग ना बॉलिंग उतनी। उसमें से भी गुजरात बहुत ज्यादा नीचे है, वो अभी भी अपने सारे कॉम्बिनेशन तलाश रही है, अपने रिसोर्सेज में से ढूंढ रही है कि कुछ निकल आए कुछ निकल आए। अब दोस्तों ये थी बात हेड टू हेड की। अब आगे चलते हैं और आगे चल के एक बार देख लेते हैं कि जो वेन्यू है इस WPL में, जो रीसेंट मैच सबसे रीसेंट में 3 है उनके क्या सिनेरियो रहे हैं। अगर मैं रीसेंट मैच की बात करूं, और दोस्तों मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि जो दिल्ली और बेंगलोर का मैच हुआ है कल, उसका डाटा नहीं है क्योंकि वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड करी है तो वो मैच चल रहा था, उसका रिजल्ट आया नहीं था। तो अगर मैं रीसेंट मैच की बात करूं तो वो खेला गया था मुंबई इंडियंस वुमेन्स और यूपी वॉरियर्स वुमेन्स के बीच में, जिसमें मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे, और यूपी वॉरियर्स ने वन साइडेड इस मुकाबले को जीता था और उन्होंने 163 रन बना दिए थे 3 विकेट खो के अपने मात्र। अगर मैं पूरे मैच की बात करूं तो पेसर्स को इस मुकाबले में 3 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स ने इस मुकाबले में 5 विकेटें हासिल करी थी। चिन्नास्वामी में मेंस क्रिकेट में अलग सीन होता है, विमेंस में अलग क्रिकेट होता है। हालांकि विमेंस क्रिकेट में महिलाओं का और स्पिनर्स का रोल बढ़ भी थोड़ा ज्यादा जाता है। वहीं बात करूं अगले मुकाबले की तो वो खेला गया था गुजरात जायंट और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। इसमें गुजरात जायंट मात्र 107 रन ही बना पाई 20 ओवरों में और इतनी 7 विकेटें उन्होंने खो दी थी, और आरसीबी ने उसको बहुत आसानी के साथ चेस कर लिया था, उन्होंने 110 रन बना दिए थे मात्र अपनी 2 विकेटें खो के। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो पेसर्स ने इस मुकाबले में मात्र 2 विकेटें हासिल करी थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 6 विकेटें हासिल हुई थी। उसके बाद अगला जो मुकाबला था वो खेला गया यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में,
जिसमें यूपी वॉरियर्स मात्र 119 रन बना पाई थी 9 विकेट खो के 20 ओवरों में, और दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत आसानी के साथ वन साइडेड इसको चेस कर लिया था। उन्होंने 123 रन बना दिए थे और मात्र अपना 1 विकेट ही खोया था। अगर मैं विकेटों की बात करूँ तो पेसर्स को इस मुकाबले में 5 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 5 विकेटें मिली थी। तो जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि पेसर्स के विकेट घट रहे हैं और स्पिनर्स के विकेट या तो उतने के उतने ही हैं या फिर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो विकेट है ना वो वेयर एंड टियर हो रहा है। अगर टोटल देखा जाए तो पिछले जो रीसेंट 3 मुकाबले हैं उनमें कुल मिला के पेसर्स ने 10 विकेटें हासिल करी हैं, और मैं स्पिनर्स की बात करूँ तो स्पिनर्स को यहाँ पे 16 विकेटें मिली हैं। तो जब हम अपनी टीम बनाएंगे तो इस बात का हम खासा ध्यान रखेंगे। और एक चीज आपने और नोटिस करी कि जो टीम पहले बैटिंग करने आ रही है वो यहाँ पे ज्यादा विकेटें गंवा रही है, और जो टीम सेकंड बैटिंग करने आ रही है उसकी विकेटें कम गिर रही हैं। जैसे देखिए 6, 7, 13, 13 और 9, 22 विकेटें यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने गंवाई हैं, वहीं चेस करने वाली टीम ने यहाँ पे मात्र 6 विकेटें गंवाई हैं। तो जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो उसके बॉलर्स यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो टॉस का खासा हमें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देख लेते हैं कि यूपी वॉरियर्स के जो प्लेयर्स है उनके स्टैट की रिसेंट फॉर्म कैसी है, किनको हमें लेना है और कब लेना है। बात करते हैं सबसे पहले यूपी वॉरियर्स की। तो एलिसा हेली कैप्टन, टूर्नामेंट में आई तो ये गजब फॉर्म में थी, एक 99 का भी स्कोर था, बट उसके अलावा जब से टूर्नामेंट में आई है, शुरुआत के 2 मैच में तो इनका बल्ला नहीं चला था, बट लास्ट मुकाबले में थोड़ी सी फॉर्म इनकी दिखाई दी थी, उसमें इन्होंने 33 रन भी बनाए थे और अपनी टीम को जीत भी दिलाई थी। तो इनको आप अपनी टीम में जरूर से लेके चलिएगा। बात करें किरण नवगिरे की, तो 57 रन, अभी तक ये मिडिल ऑर्डर में खेल रही थी, अच्छी बैट्समैन है, बट लास्ट मुकाबले में इनको ओपनिंग करने का मौका दिया गया और ताबड़तोड़ 57 रन की पारी इन्होंने खेली थी। उससे पहले रिसेंट फॉर्म 10 रन, 1 रन और 43 रन का स्कोर है। तो ये भी फॉर्म में नजर आ रही हैं, तो आप इन दोनों को यूपी वॉरियर्स की टीम से जरूर लेके चलिएगा। अगर आप इनको ड्रॉप करेंगे तो आप बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, खासकर स्मॉल लीग में। हाँ, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो उस कंडीशन में मैं आपको एक मैचअप बता देता हूँ कि आप एलिस हेली को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि गुजरात जायंट्स के बॉलर जो ताहू हैं, जो फास्टर हैं, उन्होंने इनको 3 बार आउट किया हुआ है मात्र 20-22 रन पे। तो वो एक इनके लिए थ्रेट बनती हुई नजर आती है एलिस हेली की। तो ग्रैंड लीग में आप ये ट्राई कर लेना, बट स्मॉल लीग में देखो इसको ट्राई करना बहुत बड़ा रिस्क है। मैचअप पे अगर आप जाओगे तो जो ताहुआ है, ऐसे कुछ उनका नाम है, वो थोड़ी सी यहाँ पे रिस्की बनती है एलिसा हेली के लिए, कि उन्होंने उनको काफी टाइम आउट किया है। नाम भी पढ़ लें इनका, ली ताहू, ऐसे ही कुछ अजीब सा नाम है। तो ली ताहू जो है वो थोड़ा सा रिस्की बनती है एलिसा हेली के लिए। आगे बात करूं मैं ताहिला मैकग्राथ की, तो अच्छी ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग कराती है, बट पिछले मुकाबले में उन्होंने एक भी ओवर नहीं डाला था। लास्ट मुकाबले में प्रॉपर 5 बॉलर के साथ यूपी वॉरियर्स गई थी। हालांकि उतना कुछ विकेटें हासिल नहीं कर पाए थे, बट फिर भी ताहिला मैकग्राथ को उन्होंने यूज नहीं किया था। तो अगर आप ताहिला मैकग्राथ को अपनी टीम में रख रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की सोच रहे हो, तो ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने रिसेंट में बॉलिंग नहीं कराई है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 1 रन विकेट बॉलिंग ही नहीं कराई थी उस मुकाबले में, फिर 1 रन विकेटलेस, 17 रन विकेटलेस गई थी, 38 रन एक विकेट करा था, वो भी WPL से पहले लिया था। ये 3 जो मुकाबले हैं ना वो WPL के, उसमें उन्होंने एक भी विकेट हासिल नहीं किया है। आगे बात करूं मैं ग्रेस हैरिस की, तो अच्छे फॉर्म में चल रही है, इस टीम से मस्ट पिक बनती हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए गुजरात जायंट्स जो है ना बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। अगर वो पहले बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में ना आप यूपी वॉरियर मतलब कि उतना ज्यादा कोई खास स्कोर बनाएंगे नहीं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म अभी तक पूरी टीम उनकी लग रही है, सेटल्ड लग नहीं रही है। तो ज्यादा फोकस आपको यूपी वॉरियर्स के प्लेयर्स पे रखना पड़ेगा। तो ग्रेस हैरिस की मैं बात करूं तो 38 रन 1 विकेट है पिछले मुकाबले में, फिर 17 रन, फिर 38 रन 1 विकेट। तो ये अच्छे फॉर्म में भी हैं और ये सीवीसी की भी मस्ट पिक बनती हैं, तो आप उनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। तो खासकर अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करा रही है तो। बात करूं दीप्ति शर्मा की, तो दोस्तों बेहतरीन ऑलराउंडर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन कराती है, विकेटें भी चटका रही है। पिछले मुकाबले में इनका प्रमोशन भी हुआ था, ऊपर भी आई तो 27 रन की गजब पारी खेली थी, 1 विकेट भी हासिल किया था। उससे पहले 5 रन विकेटलेस, उससे पहले वाले मुकाबले में 13 रन बनाए थे और 1 विकेट भी हासिल किया था। तो ये भी सीवीसी की मस्ट पिक बनती हुई है, इनको भी आप अपनी टीम में लेके चलिएगा। बात करूं श्वेता शेरावत की, तो अच्छी बैट्समैन है, डिसेंट स्कोर है, 45 रन, 31 रन, 13 रन, 2 रन, 1 रन, लंबे लंबे हिट मारती हैं, अच्छी बैट्समैन है। तो श्वेता शेरावत को आप एज अ ट्रम्प यूज करके अपनी टीम में चलिएगा। बात करें दिनेश वृंदा की, तो अभी उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, 0 रन, 18 रन, 9 रन, 4 रन, 22 रन। आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। फिर आती है पूनम खेमनार, तो मतलब विकेट तो खैर उतने चटकाए नहीं है, बैट से भी उतना कुछ परफॉर्मेंस है नहीं, 10 रन, 14 रन, 2 रन, 32 रन, 3 विकेट एक मुकाबले में, वो भी WPL से पहले। तो आप इनको GL में ट्राई कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में तो मैं लेना इनको बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, यूनिक पिक के साथ जाना चाहते हो, तो आप बेशक चले जाओ, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आगे बात करते हैं सोफी एक्सक्लेस्टोन की, तो भाई अगर यूपी वॉरियर्स चाहे पहले बॉलिंग करा रही हो, चाहे सेकंड बॉलिंग करा रही हो,
एक्लिस्टोन आपके लिए मस्ट पिक बनती है। ये ऐसी बॉलर है, इंग्लैंड की बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, कब 4-4 विकेट हासिल कर ले कोई भी नहीं जानता। तो आप इनको अपनी टीम में लेके चलेगा। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है, विकेटलेस अभी तक ये गई नहीं है। 1 विकेट 6 रन, 1 विकेट, फिर 1 रन, 1 विकेट, फिर 2 विकेट, तो ये मस्ट पिक बनती हैं। आप चाहो तो इनको अगर हटके थोड़ा कुछ ट्राई करना चाहते हो, तो अगर पहले बॉलिंग करा रही है यूपी, तो आप इनको वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गुजरात की बैटिंग बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रही है। बात करें राजेश्वरी गायकवाड़ की, तो अगर यूपी की टीम पहले बॉलिंग करा रही है तो ये भी एक मस्ट पिक बनती हुई आपको नजर आ रही है। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूँ तो 1 विकेट है, फिर विकेटलेस गई नहीं, फिर उससे पहले वाले मुकाबले में 2 विकेटें हासिल करी थी, फिर 2 विकेटें है, तो ये भी मस्ट पिक बनती हुई नजर आ रही है। अंजलि सरवानी कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। अगर आपकी टीम में जगह बन रही है तो आप इनको पिक करिएगा, अदरवाइज आप चाहो तो उनको ड्रॉप भी कर सकते हो, या फिर आप पहले पूरे 10 खिलाड़ी अपने बना लीजिएगा टीम। 11वें खिलाड़ी के लिए सिलेक्शन परसेंटेज पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो, चाहो तो आप इनको ले सकते हो या फिर आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा यूपी वॉरियर्स का सिनेरियो। अब जरा लास्ट मुकाबले की हम बॉलिंग में बात कर लेते हैं कि लास्ट मुकाबले में क्या बॉलिंग हुई थी यूपी वॉरियर्स की ओर से। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि यूपी वॉरियर्स अपने प्रॉपर 5 बॉलर के साथ गया था। ताहिला मैकग्राथ को उन्होंने यूज नहीं किया था, समझ में नहीं आया क्यों यूज नहीं किया था, क्योंकि वो अच्छी बॉलर है। आगे स्टार्ट किया था उन्होंने अंजलि सरवानी से, जिन्होंने 4 ओवर फेंके थे, 38 रन बनाए थे और 1 विकेट हासिल करी थी। फिर आई थी ग्रेस हैरिस, जिन्होंने भी 4 ओवर में मात्र 20 रन देके 1 विकेट हासिल करी थी। मतलब हर बॉलर ने 1-1 विकेट हासिल करा। सोफी एक्लिस्टोन, दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, सबने अपने पूरे फुल कोटे के ओवर डाले थे और सबने 1-1 विकेट भी हासिल करी थी। वहीं एक्लिस्टोन इकोनॉमिकल थी, सबसे महंगी गई थी दीप्ति शर्मा और राजेश्वरी गायकवाड़, जिन्होंने 40 और 38 रन खर्चे थे बट 1-1 विकेट हासिल किया था। वहीं बात करें हम ग्रेस हैरिस और एक्लिस्टोन की, तो बहुत इकोनॉमिकल भी गई थी और 1-1 विकेट इनको भी मिला था। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये मुकाबला था मुंबई के खिलाफ, जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे पीक फॉर्म वाली टीम है, सबसे अच्छा खेल रही है, उनको उन्होंने सेटबैक दिया है। तो गुजरात की टीम को कहीं ना कहीं धराशायी करने की काबिलियत यूपी में है, और यूपी का थोड़ा एज जो है ना गुजरात के मुकाबले ऊपर नजर आ रहा है आज के मैच के लिए। आगे बात, ये थी बात दोस्तों यूपी की टीम की। अब आगे चलते हैं और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों वो लाइव हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इस चैनल को ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि मैच से रिलेटेड जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स हैं वो सब हम आपको यहीं प्रोवाइड कराते हैं। लास्ट में टीम अपडेट्स हम आपको यहीं प्रोवाइड कराते हैं, पिच रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, पिच की फोटोज प्रोवाइड कराते हैं। प्लस जो हम यहाँ पे आपको टीम प्रोवाइड कराते हैं वो हमारी फाइनल टीम नहीं होती है। हमारी फाइनल टीम जो होती है वो आपको मिलती है हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर। और कब मिलती है दोस्तों? मैच से 20 मिनट पहले। तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट विन करिए। अब आगे बढ़ते हैं और वापस से आते हैं अपने वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस गुजरात जायंट्स के टीम के प्लेयर्स का। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे इनकी कैप्टन बेथ मूनी की ओर से, जो बेहतरीन बैट्समैन है, टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म लेके आई थी। पहले मुकाबले में हालांकि 24 रन बनाए थे, बट दूसरे रिसेंट मुकाबला हुआ था उसमें मात्र 8 रन ही ये बना पाई थी। तो हालांकि इनको ड्रॉप करना कोई समझदारी का काम नहीं है। इस टीम में एकमात्र ऐसी बैट्समैन है जो अच्छे टच में नजर आ रही हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। उसके बाद मैं बात करूं हरलीन देवल की, तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि देखो ठीक ठाक बैट्समैन है। अगर इनकी टीम चेस कर रही है तो उस कंडीशन में भी आप इनको रख सकते हो। थोड़ा संभल के खेलती है, उतना अटैकिंग मोड में नहीं जाती है, तो आपको थोड़े बहुत पॉइंट दे के जाएंगे और हो सकता है एक आध ओवर ऑफ स्पिन से भी आपको करा के दें। उसके बाद बात करें हम फोर्ब लिचफील्ड की, बैट्समैन अच्छी हैं बट बिल्कुल भी रंगत में दिखाई नहीं दिए, तो इसलिए मैं आज के मैच में तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको लेके चलें। जेल में आप ट्राई कर सकते हो सकता है आज खेले बिना, इनकी जगह लारा वोल्वेडेट खेलती हैं तो कंफर्म उनको अपनी टीम में रखिएगा, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म कुछ खास है नहीं, 5 रन, 7 रन, 4 रन और 5 रन। बात करूं वेदा कृष्णमूर्ति की, तो वेटरन खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी, पर रिसेंट फॉर्म इनका साथ दे नहीं रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। बाकी अगर आप इनको लेना है तो एज ट्रम्प ले सकते हो, रिस्की पिक ले सकते हो, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो कि आंकड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 9 रन है, फिर 2 डक हैं बैक टू बैक, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करें डायलन हेमलता की, तो भाई एज अ ट्रम्प आप इनको रख सकते हो, क्योंकि ये ऐसी बैट्समैन है जो लंबे लंबे छक्के मारती हैं, मतलब सामने वाली टीम को बिखरा सकती हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 31 रन, 3 रन, 57 रन, 16 रन, तो ये एज अ ट्रम्प आप अपनी टीम में रख सकते हो, या मैं बोलूँ एज अ डिफरेंशियल पिक आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करूं मैं एशले गार्डनर की, तो भाई ये मस्त पिक बनती हुई नजर आती है और सीवीसी की भी अच्छी ऑप्शन है। प्लस अगर गुजरात जायंट्स पहले बॉलिंग करा रहा है तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल इनके साथ सीवीसी जा सकते हो। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 7 रन, 1 विकेट, 15 रन, 65 रन, 2 विकेटें हैं, तो ये मस्त पिक बनती हैं।
कैथरीन ब्राइस अच्छी बॉलर है, पेसर है। अगर गुजरात पहले बॉलिंग करा रही है तो आप इनको रख सकते हो, क्योंकि पावर प्ले में भी बॉलिंग कराती है, डेथ में भी बॉलिंग कराती है। 3 रन विकेटलेस गई नहीं, 25 रन 1 विकेट, 48 रन 1 विकेट। स्नेह राणा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, आप चाहो तो उनको ड्रॉप करके चल सकते हो। 12 रन 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। तनुजा खनवर अच्छी बॉलर है, 1 विकेट है रिसेंट मैच में, फिर 28 रन 2 विकेट हैं, फिर 1 विकेट है, फिर 1 विकेट है। आप चाहो तो उनको भी ट्राई कर सकते हो। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यूपी पहले बॉलिंग करा रहा हो, यूपी बाद में बॉलिंग करा रहा हो, यूपी के बॉलर ज्यादा लेके चलना, क्योंकि गुजरात की बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म है। जैसा कि अभी तक सिनेरियो चल रहा है, हो सकता है भाई आज फॉर्म में आ जाए और कोई रन बना दे ताबड़तोड़, वो एक एक्सेप्शन है। बट टेक्निकली यूपी के प्लेयर्स को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दीजिएगा। लीता हुआ मैंने बताया अच्छी बॉलर है, फास्ट बॉलर है, पर रिसेंट फॉर्म उतना उनका भी खास है नहीं। 0 विकेट है, 1 विकेट है, 67 रन 0 विकेट है। मेघना सिंह बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म में, विकेटलेस गई है लगातार 2 मैच डब्ल्यूपीएल में विकेटलेस गई है, उससे पहले भी विकेटलेस हैं और 1 विकेट है, तो आप इनको भी ड्रॉप करके चल सकते हो। तो ये दोस्तों दोनों टीमों के प्लेयर्स का एक करके एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, किनको लेना है, किनको नहीं लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं गुजरात जायंट्स की लास्ट मैच में जो बॉलर्स थे, क्या क्या बॉलिंग ऑप्शन उन्होंने ट्राई किए। उन्होंने कुल मिला के 6 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किए थे। स्कोर बोर्ड पे ज्यादा रन बना नहीं पाए थे, तो सामने वाली टीम को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। जल्दी मैच इनका खत्म हो गया था, 11-12 ओवर में ही मैच खत्म हो गया था। ज्यादातर बॉलर्स ने 2-2 ओवर डाले थे, कोटा भी पूरा नहीं कर पाए थे, जिसमें लीता हुआ ने स्टार्ट किया था, कैथरीन ब्राइस के साथ दोनों फास्टरों ने स्टार्ट किया था। 2-2 ओवर डाले थे, एक ने 21, एक ने 17 रन दिए थे, कोई भी विकेटें हासिल नहीं करी थी। मेघना सिंह को भी विकेट नहीं मिली थी। विकेट मिली थी तो एशले गार्डनर को पूरे, उन्होंने सबसे 3 ओवर डाले थे, मात्र 15 रन खर्चे थे और 1 विकेट हासिल किया था। और तनुजा कन्वर ने 2 ओवर डाले थे, 20 रन खर्च किए थे और 1 विकेट हासिल किया था। बाकी स्नेह राणा ने 1.3 ओवर डाले थे, 18 रन उन्होंने भी दिए थे। सब एक्सपेंसिव साबित हुए थे, विकेट खास किसी को मिले नहीं। तो वही है कि एशले गार्डनर और तनुजा कन्वर ही इस टीम में ठीक ठाक बॉलर नजर आ रही हैं। अब आगे चलते और देख लेते हैं वेन्यू पे। तो वेन्यू पे दोस्तों जो 3 बैट्समैन है 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो उसमें चमीरा अट्टापट्टू जो श्रीलंका के यूपी वॉरियर से हालांकि मौका नहीं मिला है और शायद आज के मुकाबले में भी ना मिले, क्योंकि यूपी अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहेगा। बाकी इनका रिकॉर्ड इस वेन्यू पे अच्छा है, एक मैच में 52 की एवरेज और 106 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद आती है ग्रेस हैरिस, जिनको मैंने पहले बता दिया कि सीवीसी की अच्छी दावेदार है। 3 मैचेस खेले हैं, 31 की उनकी एवरेज है और 160 का उनका स्ट्राइक रेट है। फिर श्वेता शरावत 3 मैचेस 25 की एवरेज है, 113 का स्ट्राइक रेट है। आगे बात करते हैं बॉलिंग की, तो अंजलि सरवानी 4 मैचेस यहाँ पे खेले, 1.8 एवरेज विकेट है और 5 का इनका इकॉनमी है। साथ ही साथ चमीरा अट्टापट्टू 1 ही मैच खेला है, उसमें 1 एवरेज विकेट है और 3 का इकॉनमी है। फिर बॉलिंग में दीप्ति शर्मा 5 मैचेस खेले, 1 का एवरेज और 7.5 की इकॉनमी इनकी भी है। तो आप चाहें तो उनके साथ जा सकते हो और आप चाहो तो नहीं भी जा सकते हो। ये था दोस्तों पूरा प्लेयर्स का एनालिसिस। अब अपनी जरा टीम पर नजर मार लेते हैं कि हमने क्या टीम बनाई हुई है। अब सबसे पहले दोस्तों आगे चलते हैं, टीम पे बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि हम मैच से 20 मिनट पहले आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मैंने बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो एलिसा हेली और बेथ मूनी दोनों को लिया है। कैप्टन मेरी रहने वाली है ग्रेस हैरिस, पिच लिचफील्ड और केपी नवीगिरे। अगर मैं बॉलिंग सेक्शन की, ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, तो दीप्ति शर्मा, ताहिला मैग्रॉथ, के ब्राय और एशले गार्डनर। ताहिला मैग्रॉथ तो मैंने वीसी लिया है, बट कहीं ना कहीं मैं इसको चेंज करके एशले गार्डनर के साथ जाऊंगा। आप लोग भी जा सकते हो, क्योंकि ताहिला मैग्रॉथ अगर पहले बैटिंग कर रही है गुजरात जायंट्स की टीम, उस कंडीशन में आप बेशक ताहिला मैग्रॉथ को वीसी बना सकते हो, और अदरवाइज आप इनको वीसी से ड्रॉप करना, क्योंकि ये बॉलिंग नहीं डाल रही हैं। उसके बाद सोफी एक्लिस्टोन और तानिया कन्वर। बात ये भी है ना ताहिला मैग्रॉथ की कि यार बॉलिंग नहीं डाल रही है, तो फिर वाइस कैप्टन में थोड़ा सा रिस्की बन जाता है। बट हाँ, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है उस कंडीशन में आप इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड, मतलब कि सेकंड बैटिंग कर रही है तो थोड़ा सा रिस्की बनता है। बाकी ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, आप चाहो तो इस टीम को सेव कर लो, इसके साथ भी जा सकते हो। अगर एक आध दो चेंजेस बनते हैं तो वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, वहां जाके आप हमारी टीम देख लीजिएगा और जो भी चेंजेस हैं आपको वहां पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।